लाइव शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान के क़याम और उसकी तामीर व तरक्की में मसीहों का किरदार। जब हम पाकिस्तान के हालात पर निगाह डालते हैं तो आगाज़ में ही जो अफसोसनाक वाक़या कोयटा में पेश आया, बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई। अफसोस है, दुआगो भी हैं कि खुदा ताला तमाम गमज़दा ख़ानदानों को अपनी तसल्ली अता फरमाए और बहैसियत कौम जो रहनुमा उस मुल्क में खुदा ने रखे हैं और मुल्क से बाहर भी जो इस मुल्क के खैर ख़्वाह हैं, वो बाहम मिल बैठें, सोचें कि हम किस डगर पर चल रहे हैं, इससे वापसी की राह कौन सी है ताकि अमन और सलामती फिर से उस मुल्क में बस जाएं। जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के साथ ये अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां तारीख़ को मसख़ करना और हक़ाइक़ छिपा कर उस पर झूठ की मलम्माकारी करना, इसको सनद कबूलियत हासिल हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई का अलम उठाए हुए हैं। इसके लिए उन्हें कुर्बानियां भी देना पड़ती हैं, लेकिन वो कुर्बानियों से डरते नहीं। क़याम पाकिस्तान में मसीहों का किरदार, तामीर पाकिस्तान में मसीहों का किरदार, पहला शो हमने किया, उसमें बहुत सी जो अहम बातें थीं उन पर हमने रोशनी डाली। मेरे साथ मेहमान भी थे, लेकिन मैं यहाँ पर आज आप सबके सामने रखना चाहता हूँ सच्चाई लिखने वालों में एक बहुत बड़ा नाम जनाब मोहतरम हामिद मीर साहब का है, जिन्होंने ये कालिम लिखा और इसको तारीख़ का हिस्सा बना दिया ताकि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग, बाहर बसने वाले और आने वाली नस्लें जान सकें कि मसीहों ने और दीगर कम्युनिटीज़ ने, जब मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें मसीहों का हिस्सा है, मुसलमान, हिंदू, सिख और दीगर जो कम्युनिटीज़ के लोग जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद में अपना खून डाला, अपनी मेहनत से हिस्सा डाला, वो सब इस बुनियाद का हिस्सा हैं, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन हामिद मीर साहब ने बहुत खूबसूरती से इस बात को खोल दिया है और ये जंग अखबार में उन्होंने जो कॉलम लिखा था वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा ताकि वो इस प्रोग्राम में हिस्सा बन जाए। और मैं आपको भी दावत देना चाहता हूं, जो भी लोग कॉल करना चाहें आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन होंगी। हामिद मीर साहब का जो कॉलम है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जंग अखबार में उन्होंने लिखा था और इसमें कुछ हिस्से जो हैं वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, सनद रहेंगे और वैसे आप ये अखबार ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसमें वो जिक्र करते हैं जब उनकी मुलाकात सिसल चौधरी से होती है, तो मैं कुछ इक़्तिबास करता चला जाऊंगा इस सारे कॉलम से। कहते हैं, आखिर में बड़ी आजिज़ी से कहते कि 1965 और 1971 की जंग में कुछ किरदार मेरा भी था और मुझे भी सितारा जुर्रत मिला था। फिर वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अपने साथ होने वाली कुछ ज़्यादतियों का जिक्र करते,
लेकिन आखिर में अपने पुरअज़्म लहजे में कहते कि हमारे बुजुर्गों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया था और हमारे बच्चे आपके बच्चों के साथ मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने शहबाज भट्टी के साथ मिलकर यह मुहिम चलाई थी कि तहरीक पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के किरदार को मुतालिया पाकिस्तान में शामिल किया जाए और दिफाए वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले मसल्लह अफवाज के गैर मुस्लिम अफसरान और जवानों का भी मुनासिब जिक्र किया जाए। वो अक्सर औकात 23 जून 1947 को मुत्तहदा पंजाब असम्बली के इजलास का जिक्र करते थे, जिसमें फैसला किया जाना था कि पंजाब को पाकिस्तान में शामिल किया जाए या हिंदुस्तान में। यह बहुत अहम बात है, आप सब गौर से सुनिए। यह तारीख का वो हिस्सा है जिसको आज नई नस्ल और जो पुरानी नस्ल है जानने की ज़रूरत है, जिसमें फैसला किया जाना था कि पंजाब को पाकिस्तान में शामिल किया जाए या हिंदुस्तान में। पंजाब असम्बली के स्पीकर दीवान बहादुर SP सिंघा, CE गिबन और फजल इलाही का ताल्लुक मसीही बरादरी से था। इन तीनों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। हिंदुस्तान के हक में 88 और पाकिस्तान के हक में 91 वोट आए। 3 मसीही अरकान के वोटों के बाइस फैसला पाकिस्तान के हक में आया, लेकिन बरतानवी सरकार की बददियानती के बाइस पंजाब को तकसीम कर दिया गया। हालांकि पठानकोट और गुरदासपुर के मसीहों ने अपने वकील चौधरी चंदू लाल के जरिया से बाउंड्री कमीशन से कहा था कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। इसके साथ जब वो आगे लिखते हैं तो वो फिर कहते हैं कि सिसल चौधरी पाक फ़ज़ाइया के उन 7 बहादुर अफसरों में से थे जिनको सितारा जुर्रत से नवाजा गया। इसके बाद आगे वो फिर 1965 की जंग का जब जिक्र करते हैं तो वो वहाँ पर कहते हैं कि कितने जो मसीही सिपाही थे उन्होंने अपना अपना किरदार इसमें अता किया था, जिसमें वो लिखते हैं छप सेक्टर में कर्नल W हर्बर्ट थे, जफरमाल शकरगढ़ सेक्टर में कर्नल KM रॉय थे और इसके बाद एक पूरी लिस्ट है। फिर आगे भी वो बहुत से लोगों का जिक्र करते हैं, जिसमें वो कहते हैं ब्रिगेडियर डैनियल ऑस्टन और दीगर जो लोग हैं, और फिर वो मौजूदा दौर तक आते हैं और वो फिर आगे बात करते हैं पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों और बहादरी के कारनामे सर अंजाम देने वाले मसीही अफसरान और उन जवानों के बारे में आज़म मराज की हाल ही में एक किताब शाया हुई है जिसका नाम सब्ज़ और सफ़ेद हलाली परचम के मुहाफिज है। इस किताब में मसीही जानबाजों का जिक्र भी है जिन्होंने सियाचिन और कबायली इलाकों में वतन का दफा करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। इसमें वो जिक्र करते हैं कि बहुत से दीगर जो हमारे शोहदा हैं जिनका ताल्लुक मसीही कम्युनिटी से था, उनका जिक्र वो करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो आखिर में कहते हैं, जो कि बहुत ही अहम बात है, कि कुछ सादा दिल पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, तो फिर पाकिस्तान के नाम पर बनाए गए मुल्क की फौज में गैर मुस्लिम कैसे शामिल हो सकते हैं। इन सादा दिलों की खिदमत में अर्ज है कि एक हकीकी मुस्लिम रियासत में गैर मुस्लिमों के हकूक़ की हिफाजत करना सब मुसलमानों का फ़र्ज है और उस मुस्लिम रियासत को बैरूनी ख़तरे से बचाना तमाम गैर मुस्लिम शहरियों का फ़र्ज भी है। और फिर वो कहते हैं, आगे लिखते हैं कि सिसल चौधरी के मसीही अबावजदाद ने तहरीक पाकिस्तान की हमायत में इस उम्मीद पर वोट दिया था कि पाकिस्तान में उनके गिरजे और मंदिर महफूज रहेंगे। और फिर हम देखते हैं, आगे वो लिखते हैं कि आज कैप्टन हरचरण सिंह पाकिस्तान के परचम को इसलिए सलामी देता है कि पाकिस्तान के कौमी शायर इलामा इकबाल ने गुरु नानक के बारे में कहा था, फिर उठी आखिर सदाए तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया है ख्वाब से।
ये इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि सनद रहे कि पाकिस्तान की बुनियाद में जिन लोगों ने हिस्सा डाला उनका किरदार। और फिर ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसमें पाकिस्तान और मुस्लिम लीग से मसीही बरादरी का ताउन। कायदे आज़म यहां पर मौजूद हैं मसीही रहनुमाओं के साथ, और हाल ही में SP सिंघा जो कि उस वक्त मुत्तहदा पंजाब असम्बली के स्पीकर थे, उनकी तस्वीर। और 2016 में देखिए इस बात को तस्लीम किया गया और उनके तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जो है वो पाकिस्तान में शाया किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसीही कायदीन और मोहतरम सेनेटर कामरान माइकल साहब सदर पाकिस्तान के साथ और दीगर मसीही कायदीन इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। इन तमाम बातों का मकसद ये है कि हम जानें कि किस तरह से मसीहों ने इस मुल्क की बुनियाद में अपना हिस्सा डाला और तामीर में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। किसी ने सवाल किया था पिछली दफा कि जनाब क्यों जो मसीही और दीगर अक़वाम के लोग जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में हिस्सा डाला, किताबों में उनका जिक्र नहीं है। तो आइए एक क्लिप देखते हैं, इसमें बताया गया है कि क्यों जिक्र नहीं है, फिर मैं अपने मेहमानों से मुतारफ करवाऊंगा। आइए ये क्लिप देखते हैं। तो मैं ये जो बात कर रहा था ना कि बगैर बिला इम्तियाज जो लड़े थे सब लोग, क्रिश्चियंस जो हैं उनका क्या किरदार था? हीरोज मसलन चुंडा में कर्नल मार्विन कोर्डाजोर, कर्नल W हर्बर्ट शकरगढ़ में, कर्नल सुशील कुमार ट्रेसलर और कर्नल LC रॉथ छमजोड़िया सेक्टर में, कर्नल KM रॉय बेदिया सेक्टर में, मेजर रामून जोशुआ सियालकोट सेक्टर में, कर्नल डैनियल ऑस्टन लाहौर सेक्टर में, कर्नल एंथनी लैम खेमकरन पे कब्जे के दौरान वो शाना बशाना थे, सिपाही तालिम मसीह थे चुंडा में शहीद हुए, नायक RC जेम्स सियालकोट सेक्टर में शहीद हुए। मतलब एक लाइन लगी हुई है। एयरफोर्स में जो 70 सितारा जुरत मिले उनमें से 7 जिन्होंने हासिल किया वो क्रिश्चियन पायलट थे। ग्रुप कैप्टन सेसल चौधरी, हम सब ने जाहिर उनका नाम सुना है, स्कूल की निसाबी किताबों में उनका नाम था और तस्वीर भी आती थी। वो सरफराज रफीकी शहीद का जो स्क्वाड्रन था जिसने शुरू के दिनों में बहुत ही जबरदस्त किस्म की बम्बार्डमेंट की हलवाड़ा पे और पठानकोट पे, उस स्क्वाड्रन में वो शामिल थे। उन्होंने सियालकोट सेक्टर में फौजियों को दस्तों को खासी सपोर्ट फराहम की। इसमें जो सबसे दिलचस्प नाम है वो है स्क्वाड्रन लीडर एरिक गॉर्डन हॉल का। ये साहब एयर वाइस मार्शल के ओहदे से बाद में रिटायर हुए। 65 में इस बात पे इन्हें सितारा जुरत मिला कि PF के पास बॉम्बर्स कम थे, फाइटर जेट ज्यादा थे, इंटरसेप्टर ज्यादा थे। जी हाँ। तो इन्होंने ये जुगाड़ की कि C-130 जो माल बरदार तैयारा होता है उसमें कुछ ऐसा कोई कन्वर्ट करके बॉम्बर बना दिया। अच्छा। और पहली जो सॉर्टी है वो इन्होंने खुद उस पे गए, खट्टू ब्रिज पे बमबारी हुई C-130 से बतौर बमबार। और इस तरह के पूरी जंग में 13 मिशंस हुए। स्क्वाड्रन लीडर मिडिल कोर्ट सितारा जुरत 2 दफा मिला। बिल्कुल इन्हें 71 में भी और 65 में भी। कराची में ये मारीपुर बेस पे थे 65 की जंग में, और कराची के ऊपर इन्होंने 2 इंडियन तैयारे भी गिराए। 17 मिशंस किए। उर्दन की एयरफोर्स को एस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। जब 71 में ये मिसिंग एक्शन हुए तो उसके बाद जो शाह हुसैन थे, जी हाँ, उन्होंने इनकी बीवी को खत लिखा कि अगर वो फर्ज करें कि हलाक हो गए हैं तो अगर उनकी लाश मिल जाए तो उर्दन का परचम भी उनके जनाजे पे डाला जाए, बेशक पाकिस्तानी परचम के साथ। तो एक है, अभी पता नहीं वक्त है या नहीं है, मैं इसमें से एक इक़्तिबास सुनाना चाह रहा हूँ। आप सुनाइए। ये इनका है लेस्ली मिडिल कोर्ट, इनकी जो बेटी हैं मार्विन मिडिल कोर्ट, इसका तस्करा है, इसका एक वाकया है बड़ा जबरदस्त। किताब का कवर भी आप बेशक दिखा ये है किताब सब्ज़ो सफेद हिलाली परचम के मुहाफिज और शोदा। ये आजम मिराज साहब है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है इस किताब पे। ये वाकया है कि 1967 में जब स्क्वाड्रन लीडर मार्विन मिडिल कोर्ट की तैनाती सरगोदा एयरबेस पे थी तो एक दिन स्कूल में
उनकी 8 साला बच्ची लेज़ली ने अपनी क्लास में वतन के मोहब्बत पे तकरीर की रिहर्सल की। एक बच्चे ने कहा जाओ आओ, बड़ी आई वतन से मोहब्बत करने वाली, ये मुल्क हमारा है तुम्हारा नहीं है। जो लेज़ली थी वो शॉक हुई, और जब उसे होश आया तो उसने उस बच्चे पे थप्पड़ों की बरसात कर दी, और उसने कहा तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई ये कहने की कि ये मुल्क तुम्हारा है और मेरा नहीं है। उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई। जब वो घर आई तो बाप आ गया, उसने कहा बेटा क्या हुआ? तो जब उसने वाकया सुनाया कि ये हुआ है और मैंने उस बच्चे को मारा है, ये रिमार्क देने पे तो जो स्क्वाड्रन लीडर साहब थे उन्होंने अपनी बच्ची से कहा कि अपना और अखलाक और किरदार इतना बुलंद रखो कि इस तरह की आवाज़ें तुम्हारे कानों में ही ना पड़े। फिर उन्होंने बच्ची को पाकिस्तान का झंडा दिखाया और उन्होंने कहा कि ये सब्ज हिस्सा तुम्हारे उस दोस्त का है जिसकी तुमने पिटाई की, और ये सफ़ेद हिस्सा तुम्हारा है, और तुम्हारे सफ़ेद हिस्से में वो पोल है जिसके सहारे ये झंडा फजा में लहराता है। हमें इस सफ़ेद हिस्से को मजबूती से थामे रखना है ताकि इसका सब्ज हिस्सा फजा में हमेशा लहराता रहे है। बहुत ही खूबसूरत। वो तो मिसिंग हो गए, लेकिन लेज़ली मिडलकोट ने आज तक मुल्क नहीं छोड़ा, हालांकि उसकी पूरी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है। लेज़ली मिडलकोट ने आज तक मुल्क नहीं छोड़ा। हमें इस सफ़ेद हिस्से को मजबूती से थामे रखना है ताकि सब्ज हिस्सा फ़ज़ा में लहराता रहे। आप ये हक़ाइक़ सुन रहे थे। ये तीनों साहबान दौरे हाज़रा के तजज़िया निगारों में यकता हैसियत रखते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे मेहमानों ने पिछली दफ़ा बहुत ही मेहनत से, तफसील से, तारीख़ के औराक से ढूंढकर वो बातें आप सब तक पहुंचाईं जो कहीं ना कहीं दबा दी गईं, छिपा दी गईं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी टीवी दिए रखा है। ये शो हमारा है जिसमें हम बातें कर सकते हैं। इसमें मकसद सिर्फ ये है तरक्की मुल्क की, उसका वक़ार, उसकी सलामती, उसमें हम आहंगी, भाईचारे और मोहब्बत की फ़ज़ा बनी रहे, कायम रहे, परवान चढ़े। और जो लोग और वो क़ुव्वतें जो खुशहाली, मोहब्बत, भाईचारे के ख़िलाफ़ हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचे कि इस दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि लोग मोहब्बत के रवैयों में, बर्दाश्त के रवैयों में ढलना शुरू हो जाएं। तारीख़ के औराक से हमारे साथ मोहतरम एफ हमीद साहब होंगे। रिसर्च स्कॉलर हैं, पेशे के लिहाज से मेडिकल के साथ ताल्लुक़, गहरी नज़र तारीख़ पर रखते हैं। हमीद साहब खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमीद साहब, जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था पिछली दफ़ा वक्त की कमी के बायस, मेरी दरख्वास्त होगी वहीं से शुरू कीजिए, और फिर ये जवाब मैं चाहूँगा कि क्यों तारीख़ से, ख़ास तौर से पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें से जो मसीही और दीगर कम्युनिटीज़ के लोग जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में हिस्सा डाला वो शामिल नहीं हैं, इस पर भी बात कीजिएगा। सो प्लीज़ आपका वक्त है। मुझे ये अर्ज करने की इजाजत दीजिए कि पाकिस्तान के बनाने में मसीही लोगों का शुरू से बहुत गहरा हिस्सा है, बल्कि इसको आज़ादी पाक व हिंद अगर कहा जाए तो ये मसीही लोगों के तालीमी इदारे खोलने की वजह से जो रोशनी फैली, लोगों के जहनों में जो आज़ादी का एहसास बेदार हुआ, वो मसीही तालीमात की वजह से ही था। और इन स्कूलों के पढ़े लिखे लोगों ने इस परचम को थाम कर जो पाकिस्तान की आज़ादी पर
मुनतज हुआ, इसको वो लेकर आए हैं। मिसाल के तौर पर मुझे थोड़ा सा पीछे जाने दीजिए। जी जी जरूर। पंजाब में तालीम का, बल्कि हिंदुस्तान पूरे में तालीम का आगाज किन लोगों ने किया? मिशनरियों ने। हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान लाहौर में एफसी कॉलेज की बुनियाद 1864 में। जी हमीद साहब, मैं इस तरफ आऊँगा कि मैं पूछूंगा ये 4 जो शोबे हैं उनमें तो फिर आप इस पर रोशनी डालिएगा। मेरी दरख्वास्त होगी बराए मेहरबानी आप सिर्फ ये अभी बताइए कि तारीख से इन लोगों के नाम और इनके कारनामे क्यों निकाल दिए गए, क्या वजूहात होती हैं, क्यों इनकार किया जाता है इन हकाइक से, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जनाब, इससे सिलसिले में ये अर्ज करूंगा कि जब पाकिस्तान अपनी तकमील के मराहल में था, पाकिस्तान के लिए कोशिशें हो रही थी, तब हिंदू, मुस्लिम और मसीही सब इकट्ठे थे। मसीहियों को आपने जैसे पहले जिक्र किया, कायदे आजम ने साथ साथ रखा और मसीही लोग इसके बिल्कुल बुनियादों में थे। लेकिन पाकिस्तान के कोई 5 साल के बाद एक तंग नजरी का ऐसा माहौल बना कि पाकिस्तान को सिर्फ मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए ही पेश करने की कोशिशें शुरू हो गई। और जनरल ज़िया के आने के बाद तो ये तंग नजरी इस हद तक बढ़ी कि ये जो ब्लेसमी लॉ है ये गैर मुस्लिमों के लिए बनाया गया और शुरू से ही मुल्क को दो सेक्शंस में तकसीम कर दिया गया, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। हालांकि कायदे आज़म ने फरमाया था इस मुल्क में किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं होगी, हर कोई अपने मंदिर में, अपने गिरजा में, अपनी इबादत गाह में जाए, स्टेट को इससे कोई गर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बनने के बाद बहुत शुक्रिया। जानते हैं क्या हुआ? बहुत शुक्रिया हमीद साहब, आपने ये बात उठाई कि तंग नज़री की वजह से ये जो हालत है जिसका सामना है इस वक्त, उसकी एक वजह तंग नज़री है। बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपसे और सवालात भी पूछूंगा। मेरे साथ एक और मेहमान हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, तारीख़ पर, सियासत पर और मुआशरती इक़दार की तब्दीली पर गहरी नज़र रखते हैं। मोहतरम खालिद गिल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से ही पहले जिक्र करना चाहता था। आपने जिक्र फरमाया कोयटा के सान्या का, तो यहाँ पे भी मसीहों का खून जो है ना वो पीछे नहीं रहा। उसमें भी हमारा नौजवान वकील आर्थर विक्टर जो है ना वो जामे शहादत उसने नोश किया है। जी, मेरे पास भी कुछ नाम आए हैं, बहुत से दीगर लोग भी हैं जिन मसीही जो उसमें शहीद हुए। कर रहा हूँ कि मैंने एक नाम ये बताया कि वकला के जो बड़ी तादाद जो है वो जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है, उसमें एक हमारे होनहार वकील जिनका नाम आर्थर विक्टर है, वो उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया और बहुत से और दीगर लोग भी हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपके इस मालूमात की नज़र ये नगमा जो है ये सदाकत पर मबनी है। अगर लोग सोचे तो इस परचम के साए तले हम एक हैं। जी, हम एक हैं। और दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब आपकी बात को बढ़ाता हूँ। आपने जिक्र किया मोहतरम जनाब सीसल चौधरी साहब का, तो हम ये जो जदोजहद है हमने 1985 में आगाज किया और उसमें हमने मिलके वो कायदे तहरीक शहबाज भट्टी, शहीद हक और फैसल चौधरी और आपका जनाब खादिम खालिद गिल, ये पाकिस्तान के कू बकू गए कोना दर कोना और वहाँ पे लोगों को यकजा किया, क्योंकि क़याम पाकिस्तान में तो मसीहियों ने या पाकिस्तान की अक़लियतों ने जो किरदार अदा किया ही था। तो अब पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने ये नारा लेके उठे कि हम नगर नगर जाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। जी खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो शहर शहर जाएंगे,
पाकिस्तान कायद आजम के पाकिस्तान की तामीर करके दिखाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये जो आप बात कर रहे हैं इस पर काफ़ी बातें मज़ीद भी हो सकती हैं। मेरी ये दरख्वास्त होगी, इस सवाल का जवाब दीजिए कि तारीख़ के औराक से, कुतुब से, ख़ास तौर पर जो निसाबी कुतुब हैं वहाँ से इन तमाम जो हीरोज़ थे इनका जिक्र निकाल दिया गया है। हमीद साहब ने कहा तंग नजरी है, आप कोई और बात शामिल करना चाहेंगे इसमें क्या? मैं तो ये कहता हूँ ये तंग नजरी नहीं है, ये गैर मुहब्बल वतनी है जिन लोगों ने ये हरकत की है। क्योंकि दुनिया का डॉक्टर साहब, ये मैं तमाम नाजरीन की और सामीन की नजर करना चाहता हूँ कि दुनिया का खित्ता नक्शा निकालने दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जो अकलियतों ने बनाया था, सब अकलियतों ने मिलकर बनाया था। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जब मुसलमान भी अकलियत में थे और जो पाकिस्तान बना था वो मशरकी और मगरबी दोनों हिस्सों पे मबनी था, मगर वो हमारे ही इन तंग नजरों ने, इन ही जाहिलों ने, इन्हों ही गैर मुहब्बल वतनों ने ये करके दिखा दिया कि उसको 2 लाख कर दिया इस हमारे मुल्क को। और जो दावा करते हैं कि मुसलमानों का मुल्क था, ये मुसलमानों ने बनाया था, तो मुसलमानों की अक्सरियत तो वो जाके बांग्लादेश बना के बैठ गई है। और दूसरी बात यह है कि मैदान में से 1965 का मैदान हो या 1971 का मैदान, तो वहाँ पे वहाँ पे कोई मसीही या अकलियत ही फौज में जो शामिल थे लोग, चाहे वो बर्री थी, चाहे वो बहरी थी, चाहे वो फजाइया थी, उसमें से कोई भी कमर दिखा के नहीं भागा। ये तारीख इसकी गवाह है कि किसने वहां पे कमर दिखाई, किसने हथियार फेंके और वो कौन जानबूझ के जंगी कैदी बना। जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब। ये वो तलख हकायक हैं जिन पर लोग बात करते हुए डरते हैं। शुक्रिया, आपने इस बात को खोला। इसके बहुत से दीगर पहलू भी हैं। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर, उस पर बहुत से जो लोग हैं अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आप ज़रा उसका पस मंज़र बताइएगा थोड़ा सा, चूँकि सारी कम्युनिटीज़ के लोग शामिल थे, तो मैं चाहूँगा, और इसके बाद हमीद साहब आपसे भी दरख्वास्त होगी, आप भी इस पर रोशनी डालिएगा। 11 अगस्त की तकरीर जो है मोहतरम खालिद साहब, उसका पस मंज़र बताइएगा थोड़ा सा। जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि देखो, हम हमेशा 11 अगस्त को योम आज़ादी करार देते हैं। योम आज़ादी इसलिए करार देते हैं कि किसी भी गुलाम मुल्क की असेंबली का अजलास नहीं होता। 10 अगस्त को ये अजलास हुआ था जिसकी सदारत एक अछूत रुकन एक गैर मुस्लिम ने की थी, उसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। और जोगिंदर नाथ मंडल जो है उसने सदारत की, उसी की सदारत में मोहम्मद अली जिन्ना का बानी पाकिस्तान का खिताब भी एक मसीही ने दिया हुआ है। सर ये भी आप रिकॉर्ड पे, आप अगर असेंबली के रिकॉर्ड निकाले, ये डॉन न्यूज उस वक्त की निकाले और ये तमाम अखबार जराइद और फाइल में ये चीजें मरकूम है, और ऑल इंडिया रेडियो के रिकॉर्ड पे भी ये मौजूद है, और फिर ये ऑल इंडिया की असेंबली के रिकॉर्ड पे भी मौजूद है। लेकिन इसको तारीख को इस तरह मसक कर दिया गया है जैसे जो उस वक्त तहरीके पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान के खिलाफ थे, इसकी नजरियाती असास के खिलाफ थे, और जो गरीब मतवस्त तबके के कौमें अक़वाम थी, मुस्लिम मसीही थे, पारसी थे, बहाई थे, बदस्त थे, कलाश थे, और मसीही थे, सिख थे, और निचले तबके के हिंदू थे, जिन्होंने मिलके मजलूम मजबूर पाकिस्तान मुसलमानों के साथ मिलकर पाकिस्तान को वजूद दिया था। तो उसको इन्होंने सरे से मशक करने की कोशिश की है। और खालिद साहब बहुत शुक्रिया आप ये बात फरमा रहे हैं। ये पस मंज़र है कि उनको अपनी तकरीर में ये बात कहना पड़ी चूँकि तमाम कम्युनिटीज़ के लोग इसमें शामिल थे। वो इस तकरीर से क्या पैगाम पहुँचाना चाहते थे उस वक्त की नस्ल तक और आने वाली नस्लों तक, ये मेरा सवाल है, इस पर बात कीजिए। कायद आज़म क्या पैगाम पहुँचाना चाहते थे? आपके सवाल के मुजब मैं बात करूँगा कि कायद आज़म उस पर यकसानियत की और मसावात की का सबक देना चाह रहे थे, और मजहबी तासुब और तंग नजरी के खिलाफ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये आज से मुल्क तुम्हारा, और मैं एक और बात वाजिया कर दूं कि उस वक्त उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पाकिस्तान कहा था, उन्होंने कोई दूसरा पाकिस्तान नहीं कहा था। उसका मतलब है कि अवामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी खालिद साहब बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक कॉलर हैं, कॉल लेते हैं, फिर यहीं से बात जारी रखेंगे। जी आपको खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं।
Ma'am, I want to ask that is there any system for getting scholarships to Christian students? Hello? जी बात कीजिए, Hello? बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। Yeah, I'm saying that is there any I'm saying that is there any system for scholarship of getting scholarship to Christian students because there's a lack of resources for us. So, is there any facilities for you? From you? जी आवाज़ आपकी साफ नहीं है, अगर आप दोबारा कॉल करें और अगर कोई शख्स समझ सका है क्या सवाल है तो मुझे प्लीज़ कन्वे कर दीजिए, हम इस पर बात करते हैं फिर। जी आप दोबारा कॉल कीजिए, आपकी आवाज़ साफ नहीं है। Hello? बोलिए। Okay. Hello? जी सवाल कीजिए आप। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि I belong to a Christian family, so I'm a student. So I was just want to ask, is there any scholarship program for us? जी मुझे आपकी आवाज़ साफ नज़र नहीं आ रही, कुछ सुनाई दे रही, कुछ टेक्निकल ख़राबी है शायद। अगर आप दोबारा कॉल करें आपकी मेहरबानी, तो फिर हम आपकी जो भी सवाल है या जो राय है उस पर बात कर सकते हैं। आप दोबारा कॉल कीजिए प्लीज़। जी खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने पस मंज़र जो है वो थोड़ा सा खोल कर बयान किया है। मोहतरम फैरर हमीद साहब, तारीख पर आपकी निगाह, कायदे आज़म क्या पैगाम देना चाहते थे 11 अगस्त की तारीख से? फिर मैं अर्ज़ करूँगा उस वक्त की जो नस्ल थी और आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं मोहतरम एफ हमीद साहब? जनाब, कायदे आज़म का जो पैगाम था बड़ा वाज़ेह है कि अगरचे इस मुल्क में अब मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन इसके बावजूद किसी शख्स से उससे उसके मजहब की वजह से कोई तखसीस नहीं रखी जाएगी। सिंपल ये पैगाम था। उन्होंने बार बार इस्लाम का जिक्र नहीं किया, बल्कि वो पार्टीज जो शुरू में पाकिस्तान के क़याम के खिलाफ थी, बाद में उन्होंने भाग दौड़ का झंडा पकड़ के आगे आगे हो गए। वो कायदे आज़म मॉडर्न एजुकेटेड इंसान थे, इंग्लैंड में इतना अच्छा गुजारा था, वहाँ के मुआशरे से उन्होंने तंग नजरी नहीं बल्कि कुशादा दिली सीखी। बहुत शुक्रिया। वो चाहते थे ऐसा कुशादा दिल मुआशरा हो जिसमें कोई तफरीक ना हो, कोई इम्तियाज ना बरता जाए, सब बराबर के शहरी होंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। डॉक्टर दानियाल साहब और जिंदगी टीवी आपकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। सलाम जनाब। मैं जिला उकाड़ा हुजरा शाम टीम के साथ बात कर रहा हूँ। जी जी बात कीजिए, सारी दुनिया सुन रही है आपकी बात। हाँ जी सर, जो आपने तारीख के हवाला से पाकिस्तान को बनाने में जो मसीहों ने किरदार अदा किया, अपनी जानों के नजराने दिए और अपना मालो मता भी निशावर किया, पाकिस्तान के शाना बशाना हक में वोट भी दिए, कायदे आज़म का साथ दिया कि ये हमारा एक लहदा रियासत होनी चाहिए पाकिस्तान, उसमें उन्होंने खिदमत की, दिलो जान से अपने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, और आज उन्हीं मसीहों को ही सर पीछे धकेला जा रहा है और उनके नामों को खत्म किया जा रहा है, जानों को भी खत्म किया जा रहा है। जो पाकिस्तान बनाने में सबसे आगे थे, आज उनको पीछे किया जा रहा है। तारीख में से उनके नाम भी खत्म किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं एक हॉस्पिटल में सर छोटा सा वर्कर हूँ, सरकारी RHC हुजरा शाम टीम में छोटा सा वर्कर हूँ, मुझे खत्म करने से डर से तुले हुए हैं। डॉक्टर खालिद महमूद MBBS इधर के RHC के, वो मेरी जॉब के 7-8 माह हो गए। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं इस वक्त मोहतरम वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोग जो मेरा शो रिकॉर्ड करते हैं और अहकाम बाला तक पहुंचाते हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि ये जो खालिद साहब हैं, ये पिछले काफ़ी महीनों से ये जो डॉक्टर खालिद साहब हैं, उनसे भी दरख्वास्त है, अगर वो सुन रहे हैं तो अगर वो देखें प्रोग्राम तो दरख्वास्त होगी कि इनकी मदद की जाए, चूँकि ये पाकिस्तान के शहरी हैं और ज़्यादती होती है। भाई शुक्रिया आपने कॉल की। कोई और बात करना चाहेंगे? बहुत से और कॉलर भी साथ हैं, तो आप बात कीजिए। बड़ी मेहरबानी
बयानी आपकी, जो आप पाकिस्तान के हवाले से, और जो दुखी मसीह हैं, जो मैं तो अभी बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे और भी दुख में शामिल है जो अपनी बात नहीं शेयर कर सकते या उनकी रसाई नहीं होती, कामे बाला से जो हमारे अफसरान है उन तक आवाज उनकी नहीं पहुंचती, वो इसी तरह किसते रहते हैं। सर उनके लिए इसी तरह इकदाम किए जाएं, ये आपके बहुत नवाजिश। जी कोई बात नहीं, आप अपना टेलीफोन, आप अपना, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आप अपना टेलीफोन दे दीजिएगा टीम को। मेरी कोशिश होगी कि आपका मसला जल्द हल करवाया जाए और खुदामंद इसमें मदद फरमाएगा। आप अपना नंबर दे दीजिए। कोई और बात करना चाहेंगे आप? हाँ जी, नंबर पर यही है 0313 74 21 640। ठीक है, पूरी कोशिश होगी इसी हफ्ते में, खुदामंद करेगा आपका ये मसला हल हो जाएगा। खालिद साहब आपको तंग नहीं करेंगे, ये मेरी दुआ भी है और हम कोशिश भी करेंगे। शुक्रिया सर जी कोई बात नहीं, खुदामंद आपको बरकत दे। कॉल करते रहें आप। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। जी आपको हम फजले रबी शो में खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी बात कीजिए। सलाम कर रही हूँ जी। जी सलाम करती हूँ आपको। आपको भी सलाम। हाँ जी, मेरे वालिद साहब भी फौज में थे, तो बहुत देर की उनका नाम अर्जन था। अच्छा, फिर उनका नाम बाद में रखा गया, वो जब फटर हो गए तो वो घर, उनका पैसा पूछा, सब कुछ मारा गया। लेकिन हम बहुत रोड पे आ गए। फिर हमने मेहनतें की मेरी माँ ने, तो हम भी लाहौर के, खास लाहौर के हैं जहाँ मेरा डैडी रहते थे। मैं सारी जगह मुझे पहचाने, मुझे 25 साल हो गए मुझे अमेरिका में बैठे। पीछे मेरे सारे बच्चे मार दिए उन्होंने। सलामाबाद जब वाक़या हो गया, पूरी फैमिली मारी है। ड्राइवर नमाज ने, अखबार भी है मेरे पास, मेरे अबू की भी पुरानी तस्वीर है फौज की। अच्छा, तो बाकी कुछ नहीं रहा, मैं अकेली रह गई हूँ, तो मैं इधर भाग आई। ठीक है, तो मेरा भी, मेरे अबू ने बहुत पाकिस्तान के लिए किया। हम क्रिश्चियन थे उस वक्त, सब काज़े आजम से ये सब थे, लेकिन हमारी बातें अब बताते होते थे वालिद साहब। फिर तस्वीरें देखी, फिर मेरा एक भाई था, वो दिमाग का पागल था, उसने सारी तस्वीरें फाड़ दी। सिर्फ 2 तस्वीरें बची अभी भी मेरे उधर घर पे है। तो इन्होंने क्या किया, अब मेरे अबू ने बंगाल में जब जंग हुई है, बांग्लादेश में, फिर उधर 1-2 साल का बच्चा था, वे उधर रो रहा, सारा माँ बाप उसका मर गया। मेरे अबू ने पीछे ठा के ले आए, 10 दिन अपने पास रहा, उधर का दूध पिलाते रहे चुल्हियों हाथों से। अच्छा, मैं खैर पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इधर हूँ। अच्छा, फिर उसने क्या किया, बाल पोस के, बंगाली था। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया बहन, आपका शुक्रिया। आप कॉल कर रही हैं, कुछ और लोग भी कॉल करते हैं जिनको वक्त देना होता है, तो आप मुख्तसर बात बता दीजिए सारी दुनिया को, क्या है आपके दिल में, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे दिल में कुछ नहीं है, मेरे उधर बच्चे हैं, रहते हैं, मुझे तो डर लगता है उनको आगे मार दिया, आधे को वो बेचारे छुपे पड़े। ये किसी के बनते नहीं है, मुसलमानों को जितना भी करेंगे ये किसी के नहीं बनेंगे। इन्होंने क्रिश्चियनों के साथ करना ही करना है, ये मैं बता दूं, हम जितना भी करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये बात की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब कम्युनिटीज़ में, हर एक कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो आपका शुक्रिया, आपने कॉल किया। दुआ कीजिए सबके लिए, खुदावंद सब पर रहम करे। इनके लिए भी दुआ करते हैं जी, जब दुआ करते हैं ना, इनके लिए भी दुआ करते हैं, खुदा इनको सलामती दे। बस जी बहुत शुक्रिया। यही बात है कि हम सलामती के फर्जंद हैं और हमें सलामती की दुआ के साथ अमली तौर पर भी हमें सलामती को लोगों तक पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बात कर रहे हैं कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर की, और उसमें दोनों मेहमानों ने अपनी राय दी कि वो पाकिस्तान में तमाम बसने वालों के लिए बराबरी की सतह पर इज़्ज़त, एहतराम और हकूक़ की बात उन्होंने फरमाई थी। बाद में आने वाले शायद खुद भूल गए या उनको भुला दिया गया या कुछ और मुहर्रकात
जिनके सबब से ये सब बातें उस मुआशरे का हिस्सा बन गई। अब मेरी दरख्वास्त होगी मोहतरम हमीद साहब, आप ये बताइए कि मेडिकल में, अदलिया में और तालीम के शोबों में, और फिर खालिद साहब आपसे भी दरख्वास्त होगी, इस पर रोशनी डालिएगा, मसीहों का हिस्सा मेडिकल, अदलिया और तालीम में ख़ास तौर पर हमीद साहब तीनों पर रोशनी डालिए। जनाब, सबसे पहले मैं तालीम का जिक्र करना चाहूंगा। ये तालीम की वजह से ही सारा कुछ हुआ। ये जो रोशन ख्याली तहरीक पाकिस्तान चली, इसमें कौन कौन से लोगों का नाम लेंगे आप हमीद साहब? मैं माफी चाहता हूं, आपने बात ये की, कौन कौन से लोग थे जो पायनियर थे इसके, थोड़ा सा अगर बताना चाहें। जनाब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले मसीही लोग थे, और सबसे पहले डेनमार्क की एक कॉलोनी थी और वहां लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। कैप्टन रोलैंड क्लिप थे जो पहले जहाजरान थे जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर लैंड किया, और उस वक्त डेनमार्क के बादशाह थे क्रिस्टियन चहारम। उन्होंने बाद में कुछ लोग मिशनरियों को भेजा जिन्होंने 1715 में बाइबल को छापना शुरू किया तमिल जबान में। उसके बाद श्रीरामपुर में विलियम कैरी ने प्रिंटिंग प्रेस लगाया और बंगाली तालीम को, बंगाली स्क्रिप्ट को, उसको तरक्की दी। और उसके बाद जहां भी मिशनरी गए उन सब ने वहां स्कूल खोले। पहले आपका मशहूर एफसी कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से भी तकरीबन पहले हुआ, 1864 में पादरी चार्ल्स डब्ल्यू फोरमैन ने बनाया। पंजाब यूनिवर्सिटी बाद में बनी है 1882 में। तो तालीम के शोबे में बड़े बड़े कॉलेज नाम याद हैं आपको, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी, मरे कॉलेज सियालकोट, और लाहौर में कितने स्कूल हैं। इन शुरू में तो जितने भी ये जो बड़े बड़े लीडर हैं ये सब मसीही स्कूलों से ही पढ़े थे, और वहां बिल्कुल कोई तखसीस नहीं थी। मुझे जिक्र करने दीजिए, ये खुशगवार नहीं, पिछले दिनों एक वाकया हुआ, अखबार में भी आया कि एक फैमिली पाकिस्तान में, मैं जिक्र नहीं करूंगा, वो बच्चे के दाखिले के लिए गई और इंतजामिया ने इनकार कर दिया। बहुत शुक्रिया हमीद साहब, आप यहीं से जारी रखिएगा, हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं, इनसे बात करते हैं और फिर आप यहीं से जारी रखिएगा। जी, आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुशामदीद कहते हैं। बात कीजिए, वक्त हमारे पास कम है, बात कीजिए। बात कीजिए जनाब। हेलो, बात कीजिए सर। हाँ, मैं गुजारिश कर रहा था कि मछलियों का प्रोग्राम, मछली खानदान बनाने सर्दियों का किरदार, इसमें वाकई जो डॉक्टर ने बातें की हैं वो दुख है और कम नजरी तक पहुंच चुकी है। क्या ये लोग हमें बर्दाश्त नहीं करते हैं? बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? और यहाँ जिस वक्त हम लोगों को ये काम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, कोई और बात करना चाहेंगे? बस यही मैं मसला से गुजारिश है कि इसके लिए ये लोग हमें भी इंसान समझे, ये बात आप कर रहे हैं। ये दिल की पुकार है, दर्द है जो एक मसीही पाकिस्तानी इसका इजहार कर रहा है। मोहतरम बहुत शुक्रिया, कोई और बात करना चाहेंगे? जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी बात कीजिए, और मेरी दरख्वास्त होगी कि आप जो कनेक्शन साफ़ नहीं है, वो जब तक साफ़ ना हो वो कॉल ना लें, बड़ी मेहरबानी, चूँकि आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती। बात कीजिए जी, आप ऑन एयर हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं नुमान बात कर रहा हूँ। नुमान भाई कैसे हैं आप? बात कीजिए। जी मैं ठीक ठाक सर, आप सुना। और सर मैं
बात करना चाहता हूँ। आपका शो आप जो कर रहे हैं ये बहुत ही, आप खुदा आपको बरकत और बहुत ही नॉलेजेबल बातें आप बता रहे हैं, पैरल अमीद साहब और दूसरे हामिद गिल साहब वगैरह। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे तारीख को भी दोहरा रहे हैं, तारीख की बातें भी बता रहे हैं, लेकिन इसमें आप ये नहीं समझते कि हमारे मसीहियों की भी कमजोरी को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि देखिए हर दफा हमारा कोटा भी मौजूद है, हर पोस्ट में हमारा कोटा मौजूद है, हर गवर्नमेंट की जॉब में CSS में हमारा कोटा, लेकिन हमारे जो मसीही है उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो भी तालीम की तरफ अपना रुझान करें, क्योंकि हमारे मसीही जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। हमारे जो मसीही बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं जाते, वो काम के बचपन से उनको यही तालीम चाहिए, लेकिन हमारे तालीम की तरफ भी तो हमारा रुझान होना चाहिए मसीहियों को, ताकि वो अपनी तारीख और सब को पढ़ सकें। आप इसमें मसीहियों का किरदार वो कैसा लेते हैं? कमजोरी कहेंगे या आप किस चीज को मद्देनजर रखते हुए? मेरा ये पॉइंट है जी। बहुत शुक्रिया। ये सवाल मैं करने जा रहा था थोड़ी देर बाद, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 12 मिनट्स बचे हैं, तो मेरी दरख्वास्त होगी जी, ये सवाल आया है। और इकबाल साहब, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, सब जगहों पर होते हैं, तो हिम्मत ना हारिए। अच्छे बहन भाई भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जिसको हम कहते हैं रोशन पाकिस्तान, रोशनी की किरणें। फिर इस पर बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये क्लिप भी शामिल हो जाए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्लिप देखते हैं इकबाल साहब, ख़ास तौर पर आपके लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए। Ijaz says his prayers every day at the mosque and then he goes to church. He's helping to build a place of worship for his Christian neighbors and hoping they can live together in peace. A big dream in Pakistan where religious minorities are often under attack. After local riots, we are trying to bring people together even more. We have increased our activities so we don't have to face something like that. By building this church, we want to show that we are united as a community. Faryal Masih is a Christian. He does not share the same faith as Ijaz, but they share a childhood friendship that is beyond religion. These people have not forgotten the violence of the past, but they are determined to prove that communal violence can be defeated by individual acts of love. This church being built in a small village by the Muslims, it is very significant. It shows that people have love in their hearts. They want to stay together. If there are those that fuel the fire, there are also those to douse the flames. ये इकबाल साहब आज के दौर की बात है। आग लगाने वाले भी हैं और उस आग को बुझाने वाले भी हैं, और ये एक ऐसी मिसाल है हमारे मुसलमान और मसीही बहन भाइयों के लिए कि हम इकट्ठे पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, भाईचारे के लिए, आज भी अगर एक छोटे से गांव में मुसलमान अपनी मेहनत से, अपने पैसे से एक चर्च तामीर कर रहे हैं ताकि वो दिखा सकें कि इस मुल्क में इकट्ठे रहना, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम के रवैयों को अमली शक्ल देना आज भी मुमकिन है। और पाकिस्तान अपने तमाम वासियों से ये तकाजा कर रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के क़याम और तामीर व तरक्की में मसीहों का किरदार। मेडिकल की बात की गई, बहुत शुक्रिया हमीद साहब। खालिद साहब, अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अदलिया में मसीहों का क्या किरदार रहा, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। मैं डॉक्टर साहब जरूर अदलिया पे भी बात करूंगा मैं, क्योंकि हमारे दिफा, तालीम, सेहत, सहाफत और सियासत में जितना किरदार है उसको जितना भी बयान किया जाए वो कम है और अपनी लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन बात चूंकि सुबह यौम अक़लियत है, 11 अगस्त है, तो मैं यौम अक़लियत के हवाले से अपडेट देना चाहता हूँ आप तमाम हजरात को कि जब आपने 1985 से यौम अक़लियत को लेके अक़लियती खालिद साहब, मेरी दरख्वास्त होगी आपसे, सिर्फ एक दरख्वास्त है,
ये सारी बातें लोग जानते हैं ऑलरेडी, इनको आप बड़ी मुआजरत दोहराने की ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ जो तारीख में हिस्सा डाला गया है अदलिया का, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। वक्त हमारे पास बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी बात कीजिए। ये जो बातें हैं ये फिर किसी प्रोग्राम में ज़रूर तफसीलन करेंगे, लेकिन इस वक्त आप जो बुनियाद है हम उसकी बात कर रहे हैं और परवान चढ़ाने वालों की बात कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, ये सारी बातें अहम हैं, लेकिन थोड़ा सा आप तारीख में लेकर जाइए। आप हाल की बात कर रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँगा आपका। अदलिया के हवाले से सर, मैं AR कर्नीलियस साहब का नाम, एल्बर्ट रॉबर्ट कर्नीलियस का नाम जो है ना, किसी भी के सामने ढका छुपा नहीं है, जिन्होंने 1960 से 1968 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। और उसके बाद जो किसी को ये मौका नहीं दिया गया, हालांकि जस्टिस भगवान दास साहब जो सीनियर तरीन जज थे उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। और उसके बाद जस्टिस ML शाहानी साहब, मोहनलाल शाहानी साहब थे, जस्टिस भजनदास पेजवानी साहब थे, जस्टिस जमशेद रहमतुल्लाह साहब थे, जस्टिस सैमसन जोसेफ साहब थे। इनको उन्होंने कंफर्म जज नहीं किया और अदलिया में एक काफी सारा बहरान आया। और ना सिर्फ हाई कोर्ट की अदलिया में और अदालत उज़्मा में, उसके बाद आप निचले की अदालतों में, सेशन जज कोर्ट्स में आ गए तो गैब्रियल फ्रांसिस को अल्जाम जेल लगा के दे दिया कि एक बेल उन्होंने दे दी एक मासूम लोग की, तो उसको फारिग कर दिया गया। इंद्रियास बरकत साहब को हाईकोर्ट को जज बनाए बगैर उनको फारिग कर दिया गया। आइजक जेकब साहब को हाईकोर्ट का जज बनाए बगैर फारिग कर दिया गया। और एक सिविल जज हमारी मरियम कैसर साहबा के बारे में मैं जरूर जिक्र ये करूंगा कि वो चौधरी चंदूलाल की अकलौती औलाद, उनकी बेटी की बेटी है। और इसराइल कैसर जो शेखपुरा के आज भी मशहूर मरूफ वकील है, उनकी बेटी है, उनको भी उन्होंने करप्शन का इल्जाम लगा के तो नौकरी से ही निकाल दिया। इसलिए एक साजिश हो रही है, एक बहुत बड़ी साजिश है लोगों को पीछे हटाने की। और अदलिया में हालांकि जो 5% कोटा की मेरे भाई ने बात की है, उस 5% कोटा में हमने जो नोटिफिकेशन कराया था उसमें ये था कि हर शोबाए फिक्र में, हर एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वहाँ पे ऑटोनमस बॉडी है, वहाँ पे जुडिशरी है, वहाँ पे कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे बोर्ड है, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे डिवीजन हैं, या वहाँ पे फौज पाकिस्तान के इदारे हैं, वहाँ पे तमाम के तमाम इदारों में 5% का कोटा दिया जाएगा। और वो कोटा सिर्फ और सिर्फ मिनॉरिटी का मेरिट होगा और उसमें जर्नल सीटों पर भी मिनॉरिटी के लोगों को अप्लाई करने का हक होगा। और अगर मिनॉरिटी की सीटों पर मिनॉरिटी के कैंडिडेट नहीं आते तो वो सीटें कैरी फॉरवर्ड वैकेंट होंगी और फिर से अनाउंस होंगी ताकि अकलियतों के ही जो लोग आएंगे उनके हवाले से पुर की जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने हमारे पास सिर्फ इस वक्त 4 मिनट हैं। फैरन हमीद साहब, मसीही जो हैं वो क्या किरदार अदा करें इस वक्त जो वक्त का तकाजा है? बच्चे ने सवाल किया था, 2 मिनट मैं आपको दूंगा, 2 मिनट खालिद साहब को। तो आप बताइए मसीही क्या करें? हालात हैं, लेकिन इसमें जैसा कि हमने देखा जो हमारी मसीही लोगों के लिए हालात गोया हमेशा ही मुश्किल रहेंगे। सबसे बड़ा काम जो है, जो कायदे आज़म ने फरमाया था नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि अपनी तालीम पर तवज्जो दें। यही राज है, तालीम की वजह से ही इंसान आगे बढ़ सकता है और नॉलेजेबल हो सकता है। इसके सिवा दूसरा चारा कोई नहीं है। कायदे आज़म में एक इंफरादियत है पूरी दुनिया में कि उन्होंने पुरअमन तरीके से एक मुल्क हासिल किया जो कहीं भी नहीं हुआ, जमाने में कहीं नहीं हुआ। तो मेरी यही उनको नसीहत होगी कि अपनी तालीम पर तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया हमीद साहब। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी आप ऑन एयर हैं, अब आपके हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, बात कीजिए। जी बात कीजिए प्लीज। सर कैसे हैं आप? डैनियल साहब स्वाबी पाकिस्तान से। जी बहुत शुक्रिया, 3 मिनट हैं, बात कीजिए। सर मैं पहले तो पिछले प्रोग्राम का बहुत बहुत खुदाउन का शुक्रगुजार हूँ कि आपके तवज्जुह से खुदाउन ने हमें इतना कुछ सिखाया कि हम लोग किस हकूक से यहाँ रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात छोटी सी बात करना चाहूँगा सर कि हमारे इधर ये हो रहा है कि जो अफगानी लोग हैं जो बाहर इनको वापस भेजा जा रहा है ना,
ठीक है। तो क्या हुआ कि कल एक लड़का मुझे कहता है कि आप उस मुल्क में खुश हैं, तो मैंने उनको कहा कि हम क्यों नहीं खुश, हमारा अपना मुल्क है। दूसरी बात ये कि वो कहता है कि क्या आपका, मैं हमने आप लोगों को ये मुल्क दिया है, आपने हमें नहीं दिया। क्योंकि जो बात सिंगा साहब के हवाले से आप लोगों से खुदाओं ने सिखाई हमें, तो बहुत ज्यादा इससे हमारी जो कमर जिसको कहते हैं ना मजबूत होना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहतरम, आप अपनी बात मुख्तसर कीजिए। एक और कॉलर हैं, फिर वक्त खत्म हो जाएगा, मुख्तसर कर लीजिए बात। एक और कॉलर भी हैं, जल्दी से प्लीज। यही बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आप लोगों को खुदावंद की दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको और भी इस्तेमाल करता रहे और इसी तरह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहतरम। कॉल करते रहिए, जब भी आप शो देखें कॉल जरूर कीजिए। एक और कॉलर है, जल्दी से बात करते हैं इनके साथ। बात कीजिए जी, बिल्कुल 2 मिनट है हमारे पास, जल्दी से बात कीजिए प्लीज। जी मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, हम लोग 1947 से पहले से किधर रह रहे हैं, आज तक हमारा यहाँ सीवरेज सिस्टम नहीं आता था। आप जो भी वहाँ पर आपके MNA या MPA हैं उनके पास ज़रूर जाएं, और मेरी दरख्वास्त होगी, आप किस एरिया से कॉल कर रहे हैं, चूँकि दोस्ती भी है, मोहब्बत करने वाले भी हैं, तो ज़रूर आपकी दरख्वास्त भी उन तक पहुँचा देंगे। बहुत शुक्रिया, आप अपना नंबर बस दे दीजिएगा। हमारा वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 1-1.5 मिनट हमारे पास बाकी है, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आप तमाम साहबान जिन्होंने कॉल किया, बहनों भाइयों ने, आपका शुक्रिया। हमारे मेहमान जो हमारे साथ शरीक हुए, मोहतरम F हमीद साहब, मोहतरम खालिद गिल साहब, आपका भी शुक्रिया। एक कॉलर हैं, ये कॉल ले लेते हैं, हमारे पास तकरीबन 1 मिनट बाकी है, तो प्लीज़ कॉल ले लीजिए जी, बात कीजिए। जी साहब, 1 मिनट है जी, जल्दी से बात कर दीजिए, फिर ख़त्म करेंगे। आजाद जो पाकिस्तान बनाया था, हम पर जमहूरिया पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान है उसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये जरा क्लियर कर लीजिए क्या तक। आवाज़ साफ नहीं है मोहतरम, आप ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। शो का टाइम आप जानते हैं, और ये भी यहाँ पर बता दूं कि अगस्त 26 से हमारा जो शो है वो जुमे के रोज़ हुआ करेगा, इसको भी आप नोट फरमा लीजिए। और खुदावंद आप सबको बरकत दे जो हमारे साथ शरीक हुए, और मैं यही दरख्वास्त करता हूँ तमाम जो आला ओहदों पर फाइज हैं और जो आम पाकिस्तानी हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं, एक बात याद रखिए कि ये ज़िम्मेदारी तमाम लोगों पर है कि वो अपने अमाल से किस तरह सलामती, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। पाकिस्तान की बुनियाद, उसकी तामीर में मसीहों के हिस्से पर हमने बात की, बहुत सी बातें रह गई हैं, फिर किसी वक्त अगर खुदावन ने मौका दिया तो बात करेंगे। आगाज़ में मैंने बताया था कि खित्तों की आज़ादी के अलावा भी बहुत सी गुलामियाँ हैं, और उन गुलामियों से कौन निकाल सकता है, इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम रूहानी गुलामियों में यहाँ से चले जाएं और फिर हमारी ज़िंदगी उन गुलामियों की वजह से अजियत का शिकार हो जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान दानियाल।